चलो देखो, पिछले टर्म पे हम लोग बात किए थे किसी भी दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन को कैलकुलेट करना, ठीक है। और हम ये बात बताए थे, जैसे मान लेते कोई दो वेक्टर है, लेट से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो हम वहां बताए थे कि देखो एक्चुअली में ना दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कभी कर ही नहीं सकते हैं, वेक्टर में हमेशा एडिशन ही आता है। तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग जुगाड़ लगाए थे कि भाई जो दूसरा वेक्टर था उसको पलट दिए थे और पहले वाले में ऐड ही किए थे। पलटने का मतलब कि अपोजिट ऑफ वेक्टर निकाल लिए थे, ठीक है। इतनी बात हम लोग की हो चुकी थी। देखो हम ये बात समझाए थे, तुम्हें अगर याद हो तो हम लोग ट्रायंगल और समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट को समझे थे और रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग फोर्स जैसा समझे थे, ठीक है। तो ये वैसे ही कहानी है। तो हमेशा यही याद रखना कि अगर वेक्टर में थोड़ा भी प्रॉब्लम आए तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स से ही समझना। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स से समझेंगे ना तो वेक्टर के किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई थी भाई। तो फिर हम लोग इस आर डैश के बारे में बात की थी, क्या कि भाई आर डैश का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते। तो क्या निकाले थे, फॉर्मूला आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। देखो अब यहां बिल्कुल कंफ्यूजन है ना, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या था भाई, ये जो थीटा था ना, थीटा वो था एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट बात। जैसे ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगी सर आप तो वेक्टर को बदले थे, तो क्या ये ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल है? बोले नहीं। याद करो फिगर हम कुछ ऐसे बनाए थे कि भाई ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर और ये था उनके बीच का एंगल थीटा। और फिर हम जब इस b को पलट दिए थे कि भाई ये माइनस b है तो उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हुआ था। तभी तो हम लोग थीटा को हर एक्चुअल फॉर्मूले में चेंज किए थे। तभी तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हुआ था और sin 180 माइनस थीटा sin थीटा ही रहा था, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन, जो थीटा है ना वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ रहे हैं। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर नहीं है, ठीक है। अच्छा ओके सर, ये बात तो हम लोग अब समझ चुके हैं, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, देखना। भाई ये ए वेक्टर और बी वेक्टर की बात तो हो गई, ठीक है। फिर ये ए और बी है क्या, ए और बी ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड। तो सिमिलरली हम लोग tan अल्फा डैश और tan बीटा डैश भी कैलकुलेट किए थे। थोड़ा देखते हैं एक बार, tan अल्फा डैश के बारे में सोचते हैं। tan अल्फा डैश क्या है, ये वैसे ही अल्फा जैसा समझो। ये क्या है, ये था एंगल बिटवीन आर डैश वेक्टर एंड ए वेक्टर। इतनी बात हम लोग की हो चुकी थी सब कुछ, ठीक है। tan अल्फा डैश और tan बीटा डैश हम बता दिए थे। अच्छा ध्यान देते हैं भाई, अगर हम ए वेक्टर के करेस्पॉन्डिंग यहां रखें तो क्या था, जिसके साथ का एंगल वो नीचे और एक बार, बाकी दोनों जगह दूसरा वाला, और यहां क्या हो जाएगा, tan क्या होता है साइन बाई कॉस, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला है, माइनस का, तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। सिमिलरली ये क्या है, ये है एंगल बिटवीन आर डैश वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसके साथ का एंगल वो नीचे और एक बार, बाकी दोनों जगह दूसरा वाला, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है। माइनस का है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। इतनी सारी बात हम लोग पहले से कर चुके हैं। देखो फिर हम ये बोले थे भाई कि देखो इन सब फॉर्मूले में ना हम लोग को यूज जितना ज्यादा हम लोग करते जाएंगे उतना याद होता जाएगा। अच्छा हम एक बात बताएं, एक्चुअली में जब ये वेक्टर खत्म होगा ना तो हम लोग को ये माइनस का फॉर्मूला कम याद रहेगा, प्लस वाला फॉर्मूला ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली कई सारे चैप्टर में खूब भर भर के यूज करते हैं उसको हम लोग, ठीक है। 11th में भी खूब यूज है उसका और 12th में भी खूब यूज है, ठीक है। तो इसलिए वो चीज हम लोग को ज्यादा अच्छे से याद होता है, और जो अभी लिखे थे ना फॉर्मूला माइनस वाले के लिए वो थोड़ा कम याद होता है, मतलब एक्चुअली वो जल्दी जल्दी भूल जाता है हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग को खैर याद तो दोनों रखना चाहिए वैसे तो याद रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ ये बात तो सही है कि जो सबसे मैक्सिमम यूजफुल है वो क्या है, प्लस वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि हम लोग माइनस वाले के फॉर्मूले की थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लिखना। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस if magnitude of two forces is 10 Newton and 12 Newton and angle between them is 53 degree, then find
magnitude of their subtraction, then find magnitude of their subtraction as well as magnitude of their subtraction, उनके वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए हम लोग को, as well as angle of their subtraction with force of स्मॉलर मैग्नीट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, देख लो ध्यान से। क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास दो फोर्स है, 10 न्यूटन और 12 न्यूटन मैग्नीट्यूड का, उनके बीच का एंगल दे देगा 53 डिग्री। यहां दो चीजें पूछी जा रही हैं, एक कि वो जो आर डैश है ना उसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है एंगल। अब हम लोग को ये सोचना होगा कि भाई अल्फा डैश पूछ रहे हैं कि बीटा डैश, उसके साथ जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा है, तो भाई किसके साथ पूछ रहे हैं, 10 न्यूटन के साथ। ठीक है, तो चलो दो पार्ट है क्वेश्चन के, तो 2 मिनट में हो जाना चाहिए। 2 मिनट के लिए वीडियो रोको, ट्राई करो तो एक बार। एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, ट्राई करो फटाफट। कर लिए क्या ट्राई, देखो सुनना ध्यान से। जैसे हम पहले बोले थे कि प्रॉब्लम है अगेन वही प्रॉब्लम के सर किसको ए किसको बी माने, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है, तो किसी को भी ए किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है, जैसे हम इसको दो मेथड बना दे रहे हैं। कोई बच्चा मान लेते हैं ए की वैल्यू 10 माना होगा, बी की वैल्यू 12। कोई एक और बच्चा होगा जो ए को 12 न्यूटन मान लिया होगा और बी को क्या मान लिया होगा, 10 न्यूटन। ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटी है केवल। तो बस अब उसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग एंगल और मैग्नीट्यूड को निकालते हैं, देखते हैं अलग आता है कि सेम आता है। ध्यान देना एक बार भाई, अगर हम आर डैश की बात करें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 100 प्लस 144, 100 प्लस 144 माइनस 2ab कॉस थीटा, कॉस 53 भाई, कॉस 53 की वैल्यू, बोले सर कॉस 53 की वैल्यू तो 3/5 होता है क्या, ध्यान देते अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 144 माइनस, यहाँ कितना जाएगा, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 12 जा 144, तो 144 माइनस 144 कैंसिल, रूट 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 10 न्यूटन। तो जो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है, 10 न्यूटन। क्या यहाँ से भी वही आएगा, बोले हाँ सर, तुम ध्यान दो ना अगर, अरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, आर डैश का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो सीधी बात है ना, अगर हम ए और बी पे फोकस करें, इसको हम इंटरचेंज कर दे तो भी सम ही करना है कि नहीं, और यहाँ मल्टीप्लाई ही करना है कि नहीं, तो इंटरचेंज से कुछ फर्क पड़ेगा तो है नहीं। तो निश्चित तौर पर जो आर डैश है वो अगेन यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। ये कहानी समझ में आ रही है, बोले हाँ सर ये तो सही है। अब हम किसको माने, हम लोग को एंगल किसके साथ चाहिए, हमको एंगल चाहिए स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले के साथ, मतलब ए के साथ, और ए के साथ जो एंगल बनाता है वो होगा क्या, वो तो tan अल्फा डैश होगा, tan अल्फा डैश। ठीक है, बोले हाँ सर ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, जिसके साथ का एंगल वो नीचे और एक बार, तो 10 नीचे, ऊपर कितना 12, यहाँ भी 12, यहाँ कितना साइन थीटा, मतलब साइन 53, साइन 53 की वैल्यू, साइन 53 की वैल्यू 4/5, कॉस 53 की वैल्यू 3/5, और बीच में माइनस, क्योंकि माइनस हम लोग को निकाल रहे थे, ये याद करने का तरीका था। अच्छा ठीक है भाई, और आगे ध्यान देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 4 जा 48 अपॉन 5, यहाँ पे 50 माइनस 12 3 जा 36 50 कितना रहा है ये 14 अपॉन 5, ये उड़ा देंगे इससे तो कितना आ जाएगा ये 24 अपॉन 7। ठीक है, यहां से आ रहा है। तो अगर हम लोग अल्फा डैश पर ध्यान दें, अल्फा डैश, तो अल्फा डैश यहां से कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 24/7। क्या कहीं अल्फा लिखा था क्या, बोले नहीं, यहां तो सिर्फ एंगल पूछा था, इसका मतलब एंगल कितना आ रहा है, tan इनवर्स 24/7। देखना इससे भी वही आएगा। ठीक है, ध्यान देते हैं एक बार, कह रहे सर यहाँ तो आप a12 को माने हैं, यहाँ तो आप b होगा 10, क्योंकि स्मॉलर मैग्नीट्यूड तो b है, इसका मतलब हम लोग को अब tan बीटा डैश निकालना पड़ेगा, tan बीटा डैश। भाई क्या बोलेंगे, जिसके साथ का एंगल वो नीचे और एक बार, बाकी दोनों जगह दूसरा वाला, फिर यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा, साइन 53 4/5 कॉस 53 3/5
और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसको अगर हम अगेन सॉल्व करें, तुम अगर देख पा रहे होगे तो देखो सेम टू सेम चीज है, सेम टू सेम। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर ले तो क्या ये अगेन 24/7 आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से जो बीटा डैश आएगा वो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 24/7, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा, देखो सेम टू सेम आंसर, सेम टू सेम, ठीक है। अब हल्का फुल्का हो सकता है किसी को बहुत क्लैरिटी आ गई होगी, हो सकता है कोई बहुत तगड़े से एकदम कंफ्यूज होगा, तगड़े से एकदम कह रहे सर ये क्या बता दिए अब आप। देखो सुनो, इस बात को समझो भाई, इस चीज को हम प्लस में भी करा सकते थे, माइनस में भी करा सकते थे, हम यहाँ बस एक ही जगह करा रहे हैं। देखो अपने आप को दिमाग में एकदम इस चीज को बैठाने की कोशिश करो। देखो इतना टाइम तो है नहीं, वैसे भी हम लोग का बहुत सारा टाइम कोविड की वजह से गड़बड़ हो चुका है, तो हम लोग थोड़ी स्पीड रखेंगे, या तो हम कई सारी चीजें, कई सारे 5-6 क्वेश्चन कराएं और तुम उससे एक बात अपने आप सीखो, कोशिश तो हमारी यही रहती है, लेकिन यहाँ टाइम कम है थोड़ा, तो हम लोग 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, उस बात को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो 5-6 एग्जाम्पल करके हम लोग पकड़ते। क्या सीखे पहले हम ये बात, अगर तुम्हें याद हो तो हम प्रूफ कराते वक्त बोले थे, देखो ए और बी में कभी भी क्वेश्चन में ए और बी नहीं दिया गया रहेगा, वो हम लोग को खुद मानना होगा। तो मानते वक्त ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे सर हम लोग के आगे वाला ये मान रहा है, हम लोग तो ये मान रहे हैं, हमारे पीछे वाला फिर ये मान ले, तो हम करें क्या, कौन सा माने, कि नकल मारना तो किस में से नकल मारे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। किसी में से भी नकल कर सकते हो, वैसे तो ऐसे गलत बात है, वैसे खुद ही सीखना है ये चीज, तो कि भाई क्या करना है, चाहे ए बी इसको मान लो, चाहे ए बी इसको मान लो, किसी को भी मानोगे, चाहे वो रिजल्टेंट का आंसर हो और चाहे फिर वो एंगल का आंसर हो, बिल्कुल सेम आएगा। एक नजर में तुमको अल्फा और बीटा अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन उनका सेंस वही है भाई। देखो यहाँ पे भी हम लोग क्या किए हैं, स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले के साथ एंगल निकाले हैं कि नहीं, और यहाँ पे भी स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले के साथ एंगल निकाले हैं कि नहीं। ऑल्दो अल्फा और बीटा इसलिए बदल गया क्योंकि हम ए और बी बदले, और कभी भी क्वेश्चन में ना अल्फा बीटा ये नहीं बोला जाएगा कि अल्फा बताओ, ये नहीं बोला जाएगा कि बीटा बताओ। अगर यहाँ पे ये अल्फा या बीटा पूछ रहा तो बताएंगे कि अल्फा किसका किसके साथ एंगल है और बीटा किसका किसके साथ एंगल है। अगर वो अल्फा और बीटा मेंशन नहीं किए हैं तो हम किसी को भी मान के निकालेंगे, चाहे वो बिगर वाले मैग्नीट्यूड के साथ पूछे, चाहे वो स्मॉलर वाले के साथ, जो एंगल का आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, चाहे भले नोटेशन में क्या हो, डिफरेंस हो, ठीक। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई भी। अब हम यहाँ टाइम पास कर सकते हैं, किस तरह का टाइम पास, यहाँ हम ये डाटा चेंज कर सकते हैं, कुछ अलग एंगल कुछ और फिर यही चीज कैलकुलेट करा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वो बन जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान देते हैं, याद करो भाई, जब हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के केस में, तो वहां हम एक अलग से केस पढ़ाए थे। कौन सा केस था? वो केस था जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम। बात समझ में आ रही है कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम? बोले हाँ सर, ठीक है। अब सुनना, अगर मैग्नीट्यूड यहां पे सेम हो जाए तब रिजल्टेंट क्या आएगा, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हेडिंग लिखो, इफ, हेडिंग है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम, if magnitude of two vectors are same, then magnitude of their difference, then magnitude of their difference हो गया क्या भाई? देखो सुनना ध्यान से, लिस्ट में लिखो, let angle between two vector is theta, let angle between two vector is theta, and their magnitude is capital A, ब्रैकेट में लिख लो सेम फॉर बोथ, ब्रैकेट में सेम फॉर बोथ। देन अब सुना ध्यान से भाई, आर डैश का फॉर्मूला क्या होता है? आर डैश का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है कि नहीं? बोले हाँ सर, सही बात है। लेकिन यहां पे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो तो आपस में सेम हो गया। बोले हाँ सर, ये बात तो सही है, तो दोनों जगह हम लोग ए रख देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर माइनस फिर a इंटू ए स्क्वायर, तो यहां पर जाएगा 2a स्क्वायर
फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है क्या? ए स्क्वायर इस रूट से बाहर, तो बाहर क्या आएगा बोले, बाहर तो ए आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं भाई, ठीक है। क्या आएगा ये 1 माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? बोले हाँ सर ये तो सही है। अब याद करो कॉस थीटा जब हम लोग यूज कर रहे थे कॉस 2 थीटा से फॉर्मूले से लाए थे, और वहां हम एक बात बोले थे कि जनरली क्या होता है ना, चाहे मैथ में या फिजिक्स में, मैथ वाले भी इस बात को ध्यान सुनो भाई, कि जब भी हम लोग को cos 2 थीटा या cos थीटा का फॉर्मूला यूज करना होता है और आसपास 1 दिखता है तो समझ जाओ कि ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिससे वो 1 कैंसिल हो जाए। जैसे अगर हम लिखे cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है। या हम क्या लिखें कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया, यहाँ 3 थीटा होता तो यहाँ 3 थीटा बाई 2 होता, यहाँ 4 थीटा होता तो यहाँ 2 थीटा होता। वैसे अगर यहाँ पर थीटा होगा तो यहाँ आ जाएगा थीटा बाई 2। ये सब बात हम लोग बेसिक मैथ्स में किए हैं भाई। सिमिलरली यहाँ कॉस थीटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। अब हमारे पास कॉस थीटा के 2 फॉर्मूले, फर्स्ट और सेकेंड। सोच समझ के बताओ कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज कर लें कि ये 1 कैंसिल हो जाए, बताओ कौन सा फॉर्मूला। फर्स्ट अगर हम लोग यूज करेंगे, ध्यान से ना, ध्यान दो तो भाई, अगर हम लोग फर्स्ट यूज करते हैं तो रख देते हैं एक बार यहाँ पे। अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो गया कि नहीं, तो ये भी प्लस में, ये वाला 1 ऑलरेडी प्लस में था तब तो जुड़ जाएगा ना। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो कौन सा यूज करना पड़ेगा, तब हम लोग को यूज करना पड़ेगा सेकेंड वाला, ठीक है। सेकेंड वाले को यूज करते हैं तो यहां से अगर हम लिखे आर डैश इक्वल ए अंडर रूट 2 ब्रैकेट में 1 माइनस, देखना ध्यान से, कॉस थीटा का फॉर्मूला ये, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा +2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, 2 और 2 का मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा a अंडर रूट 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। रूट से बाहर तो ये आ जाएगा कितना 2a साइन थीटा बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट, भयानक इंपॉर्टेंट भाई। कोई रात में अगर झटके से उठा दे तो बिल्कुल ये नहीं बोल रहा है कि अरे सोने दो, ठीक है। क्या बोलेंगे कि अरे अच्छा अगर a वेक्टर माइनस b वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होगा तो अगर a और b का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2। इतनी पूरी बात बोल रहे, ठीक है। वो खुद ही तुमको सुला देगा कि अरे अभी रात को 2 ही बज रहा, सो जाओ, ठीक है। देखो तुमको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। जैसे जब हम लोग किसका निकाल रहे हैं, माइनस वाले का निकाल रहे हैं। ये जो आर डैश वेक्टर है वो एक्चुअली में कुछ और नहीं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग इसका रिजल्टेंट क्या पा गए, इसका हम लोग रिजल्टेंट पा गए 2a साइन थीटा बाई 2 व्हेन a इक्वल क्या है b, मैग्नीट्यूड मतलब सेम है। अच्छा वैसे ही जब हम लोग प्लस का कर रहे थे तो वहां हम लोग फॉर्मूला पाए थे 2a cos थीटा बाई 2, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 2 बातें बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से नोट कर लो कि अगर प्लस का है तो 2a cos थीटा बाई 2 और अगर माइनस का है तो 2a साइन थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। नोट करो इसको अच्छे से। आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो पॉज करके सब कुछ नोट करते चलो अच्छे से एकदम। अब सुनना कि सर यहां तक की बात तो हम लोग कर लिए, अब देखते हैं आगे क्या किया जाए। बढ़े आगे ना, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे, इसको ट्राई कर लो। तो क्वेश्चन है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज सेम, अरे इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज सेम, आवाज पे भी ध्यान देते चलो अगर नहीं दिख रहा है तो। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज सेम एंड magnitude of their difference is there, if magnitude of two vector is same,
ब्रैकेट में ना कैपिटल एफ लिख लो, ठीक है, कैपिटल एफ भाई उनका मैग्नीट्यूड दे दिया गया, कितना है, कैपिटल एफ, ठीक। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज f√3, ठीक है, f√3। देन फाइंड एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, छोटू सा क्वेश्चन, दिमाग लगाओ, ट्राई कर लो, ट्राई करो भाई, ट्राई करो फटाफट, 2 मिनट में हो जाएगा, वीडियो रोको 2 मिनट के लिए और ट्राई कर लो। तो कर लिए क्या ट्राई, देखो सुना ध्यान से। बोले अच्छा सर एफ वेक्टर, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम दिया गया। बोले ठीक है, उनका जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड दे दिया गया f√3 और हम लोगों से उन 2 वेक्टर के बीच का क्या पूछ रहे हैं, एंगल पूछ रहे हैं। बोले अच्छा सर, तो ऐसा किया जाए कि एक बार पहले दिमाग लगाकर ट्राई करते हैं, कैसे करेंगे। बोले अगर मान लो किसी बच्चे दिमाग में आया कि अरे सर रुकिए हम बेसिक से जाएंगे, डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हम लगाएंगे फॉर्मूला क्या, a² b² माइनस 2ab cos थीटा। मान लिया गया कि भाई उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। r' का मैग्नीट्यूड कितना है, f√3, ठीक है। यहाँ पे बड़ा सा रूट f², अरे भाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, f² कितना हो गया, 2f² माइनस 2f² cos थीटा। ये रूट तरह के स्क्वायर बना लेगा, क्या लिख लेंगे, 3f² इक्वल 2f² माइनस 2f² cos थीटा। इधर उधर, इसको ले जाते उधर, इसको ले आते इधर, ठीक है। तो इधर जाके कितना हो जाएगा, 2f² cos थीटा इक्वल माइनस में f²। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू, भाई अगर हम f² उड़ा दें तो यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2, ठीक है। और ये किसके cos की वैल्यू होती है, तो ये होती है cos 120 डिग्री की वैल्यू। देखो एक बात को समझो भाई, अगर हम कहीं किसी चैप्टर में जैसे बेसिक मैथ्स में अगर हम इन सब चीजों को सिखाएं या लेट से कहीं भी सिखाए होंगे, तो अगर तुम किसी हम तुमसे बोले ना कि जैसे बेसिक मैथ्स कई बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या ये जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, इतना जरूरी कि अगर तुम उसको नहीं पढ़ रहे हो या नहीं पढ़े हो तो इतनी ज्यादा दिक्कत आने वाली कि उसको तुमको कोई टीचर कोई बुक नहीं बचा सकता। तो तुमको बेसिक मैथ्स अल्टीमेटली जानना ही पड़ेगा, चाहे तुमको 11th की फिजिक्स मजबूत करनी हो, चाहे 12th की फिजिक्स मजबूत करनी हो, चाहे तुम मैथ से पढ़ रहे हो, चाहे बायो से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुमको ये बात तो जानना जरूरी ही है कि भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ, हर तरह की चीजें तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम cos 120 की वैल्यू बताए हैं भाई, अगर तुमको याद नहीं है, तुम बोलते हो नहीं सर लेट से कभी और याद कर लेंगे, स्किप जहां करने के चक्कर में पड़े ना तो चीजें इतनी ब्रॉड इतनी टफ होती जाएंगी ना कि तुमको हर बार चैप्टर में वीक होता जाएगा। अब कहानी थोड़ी अलग चलेगी भाई, देखो वेक्टर तक बहुत कुछ सिखाना होता है, बहुत कुछ नया होता है, लेकिन जब हम मोशन इन 1 डायमेंशन शुरू करेंगे, मोशन इन 2 डायमेंशन शुरू करेंगे, तो हम 50% नई चीजें लेके आएंगे, तो 50% अब हम पुरानी चीजें उठाएंगे बार बार। अब अगर तुम वो पुराना छोड़े हो तो बहुत बुरी स्थिति में फंसने वाले हो भाई। जहां तक अगर तुम जैसे अगर हमारे सबसे पूछो कि भाई सर क्या इंपॉर्टेंट रहा, क्या इधर का इंपॉर्टेंट रहा, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट रहा भाई। बेसिक अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का बेसिक जो होता है ना, एकदम जैसे कि जो तीर कमान होता है वो हम सिखा दिए, तुमको तीर कमान दे दिए हैं कि भाई तीर आ गया है, अब तुमको तुम्हारे सामने हम दुश्मन लाते जाएंगे, क्या मतलब देखो इसको किल करना है, इसको किल करना है, ये प्रॉब्लम किल करना है, ये प्रॉब्लम किल, तुम्हारे पास सब है, तुमको हर चीज यूज करनी आनी पड़ेगी। अच्छा निकाला धनुष से चला दिया कि हर दुश्मन पे, ऐसा नहीं कि एक ही तीर से सबका काम हो जाएगा। तो किसी के लिए डिफरेंशिएशन, किसी के लिए इंटीग्रेशन, किसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री, किसी के लिए वेक्टर, किसी के लिए एडिशन, किसी के लिए सब्ट्रैक्शन, किसी के लिए मल्टीप्लिकेशन, मतलब बहुत चीजें यूज में आने वाली है। तो तुम कुछ भी वीक नहीं छोड़ सकते हो। पुराने वीडियोस चाहे जितनी बार देखना पड़े देखते रहो, क्योंकि वो बहुत इसेंशियल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा किसी भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को पार करने के लिए, ठीक है। तो उसको ध्यान से देखते रहो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ, ठीक है। देखो अब भाई हम लोग का जो एंगल आ गया वो कितना आ गया, 120 डिग्री। बोले हाँ सर या तो सही था, लेकिन हम इसको मान रहे हैं मेथड 1। किसी बच्चे ने जबरदस्ती ये चीज लगाया, भाई अभी हम लोग जस्ट सीख के आए हैं तो तुम उसी को यूज करो ना। 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, है। तो हम r' का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते, कितना बताओ, 2f sin θ/2। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा बोले r' की वैल्यू दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है, f√3, f से f उड़ा दिए, तो यहां से जो sin θ/2 है वो बेचारा आएगा कितना, √3/2 आएगा अल्टीमेटली।
और √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की। साइन साइन अगर हम उड़ा दें तो θ/2 कितना आएगा? 60 डिग्री। 2 का इधर मल्टीप्लाई तो थीटा ये अल्टीमेटली आया कितना भाई? 120 डिग्री आया कि नहीं? बोले हाँ सर आ गया। देखो 3 लाइन में आंसर हुआ है, एक्चुअली में 2 ही लाइन में हो गया ये, ठीक है। देखो 2 बातें, जैसे पहली बात तुमको ये फॉर्मूले में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये एकदम सही है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट तरीका है। देखो आना बहुत कम समय में कर जाना 2 अलग चीजें हैं, एक होता है स्पीड, एक होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जितनी इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई हम सही करते हैं क्वेश्चन, वो जरूरी है, लेकिन स्पीड फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे तुमको मायने रखने लगेगा कि कोई क्वेश्चन तुम कितना तेज करते हो। ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है, बट इससे तुमको टाइम लगेगा। इसमें तुमको 2-3 चीजें सही रखनी पड़ेंगी, कैलकुलेशन सही हो, cos 120 की वैल्यू याद हो, तब आ सकता है। इसमें ऐसा सच नहीं है, इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान है, sin 60 की वैल्यू बहुत इजीली याद रहती है बच्चों को, तो आराम से लगा सकते हो। तो हमेशा कोशिश यही करो कि क्या है जो बहुत तेज हम लोग कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल किसी क्वेश्चन का अगर हम कोशिश यही करेंगे कि किसी क्वेश्चन में जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है हम सब बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही सबसे जरूरी चीज है भाई। अगर तुमको जितने ज्यादा तरीके पता होंगे एग्जाम में, अगर ये क्लिक किया तो ये कर लो, ये क्लिक किया तो ये कर लो, लेकिन हम कोशिश यही रखेंगे कि तुमको एग्जाम में ये क्लिक करे बार बार, इससे तेजी से होगा क्वेश्चन और कंपटीशन लेवल पे भी तुम धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, क्योंकि कंपटीशन में तुमको भाई स्पीड बहुत मायने रखेगी, ठीक है। तो दिमाग लगाते जाओ, जो चीज जहां है उसको वहीं पढ़ पुढ़ा के खत्म करो। लगता है थोड़ा भी लगे कि नहीं सर ये चीज वीक हो रही है, ये चीज टफ हो रहा है, तो वीडियो रिपीट कर लिया करो, कभी भी हिचको नहीं। जितना ज्यादा टाइम दोगे अभी ना 12th में, उतने कम टाइम से भी काम चल जाएगा। लेकिन अभी जितना बचोगे, जितना भागोगे, कह रहे सर चलिए बाद में देख लेंगे, अरे सर टाइम नहीं है, अरे सर ये काम करना है, वो काम करना है, तो उतनी ही प्रॉब्लम आने वाली है 12th में भाई। इस बात को लेकर सजग रहो। देखो तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, या तो तुम थोड़ा बहुत 11 से ही चालू रखो, या तो 12th में एकदम बोझा बना लो मेहनत का। पता चला 1-2 दिन भी अगर तुम आराम कर लिए तो एकदम बढ़ जाएगा, फिर इसी चक्कर में पढ़ाई छूटने लगती है। इसीलिए हम ये बार बार मेंशन करते हैं भाई कि 11th उतना तेज हम कभी नहीं पढ़ाते हैं, एकदम स्लो खूब समझा के लेके जाते हैं, ताकि 11th तुम्हारा बेसिक ढंग से बन जाए, तुमको ये लग जाए कि नहीं यार फिजिक्स टफ नहीं है, फिजिक्स समझने का खेल है। इसलिए खूब टाइम दो। वीडियो है, इतना फायदा है कि वीडियो कई बार आराम से रिपीट कर सकते हो, जब मन करे तब देख लिया। कोई पुराना पढ़ने का मन करे, जैसे हम बेसिक मैथ्स का नाम लिए ना, तुमको लगता है कि नहीं सर बेसिक मैथ्स से कुछ बात नहीं याद आ रही है, तो तुरंत जाओ और वीडियो को रिपीट करके देख लिया करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है भाई। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये पूछा गया है CPMT में क्वेश्चन है। CPMT पहले होता था, अब तो सब कंबाइंड होकर नीट नाम कर दिया गया है। तो CPMT में क्वेश्चन पूछा गया, उसको ध्यान से कर लेते हैं। फिर बाद में जैसे स्टेट लेवल एग्जाम लेते हैं ना, वैसे केरला वाले अपना अलग से एग्जाम लेते थे, तो फिर वो लोग भी इसको रिपीट किए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे तुमको बुक्स में मिल भी जाएगा, या हम लोग CPMT लिख लेते हैं। CPMT देखो बोला क्या जा रहा है, इफ resultant of 2 unit vector, if resultant of 2 unit vector is a unit vector, if resultant of 2 unit vector is a unit vector, then find magnitude of their difference। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। चलो वीडियो रोको, 3 मिनट में क्वेश्चन बन जाना चाहिए, 3 मिनट में। तो चलो 3 मिनट के लिए वीडियो रोको, ट्राई कर लो तो एक बार फटाफट करो ट्राई, ध्यान से कर लिए क्या। देखो सुनना ध्यान से, क्या करा जाए भाई, 2 यूनिट वेक्टर बोला गया है, 2 यूनिट वेक्टर जिनका रिजल्टेंट, हम बोले थे ना रिजल्टेंट वर्ड जब आया तो समझ जाओ कि वो एडिशन से लाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जिसको ऐड किया जा रहा है वो दोनों कैसे हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हाँ सर पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे बताओ, टाइप ऑफ वेक्टर में पढ़े थे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो दोनों के दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1। इसका मतलब क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड से मैं बोले बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई कि दोनों यूनिट वेक्टर है। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड 1, दोनों का मैग्नीट्यूड 1, इसका मतलब हो गया ना कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, 2a cos θ/2। अभी याद दिलाएं इसको, तो बोले हाँ सर ये बात तो सही है। अच्छा
अब क्या बोल रहा है उसको ध्यान सुनना, जो रिजल्टेंट है वो भी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी 1 2, जो वेक्टर्स है वो खुद भी यूनिट वेक्टर थे मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी 1, और फिर क्या आ जाएगा cos θ/2, तो यहां से cos θ/2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। बोले अच्छा सर cos से cos उड़ गया, तो यहां से θ/2 की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 120 डिग्री। समझ में आ रही है बात? बोले सर यहां तक तो बात सही है। अच्छा क्या हमको दोनों का एंगल मिल चुका है? बोले हाँ सर सही मिल चुका है। अब अभी भी है तो दोनों यूनिट वेक्टर ही, लेकिन अब हम लोग को किसका मैग्नीट्यूड चाहिए, उनके डिफरेंस का, मतलब r डैश, और r डैश क्या होगा 2a साइन θ/2, 2a की वैल्यू 1 साइन एंगल की वैल्यू 120/2, यही आ रहा है क्या, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, यहां से 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही? बस ये इस तरीके से भाई नोट कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम अगर बहुत बढ़िया से देखोगे ना तो ये और पिछला क्वेश्चन बहुत हद तक मैच कर रहा है। यहाँ जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं पिछले वाले क्वेश्चन में वो पता था। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बोले थे, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 मतलब f, और उनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड था वो दिया था f√3, और हम लोग से एंगल पूछ रहे थे। यहाँ उल्टा है, यहाँ एंगल पता चल गया है तो फिर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले उनके डिफरेंस का। ठीक है, तो ये इस तरीके से भाई इसको भी नोट कर लो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं, तो उसको हम लोग करते रहेंगे। बीच बीच तुम बुक्स वगैरह करते रहो। ठीक है, कई सारे बच्चे बुक्स पूछ रहे थे कि सर कौन सी बुक करनी है। देखो 50 तरह की बुक एकदम मत सोचना। देखो एक बात बोल रहे हैं ना, उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो 11th-12th की जिंदगी में ना कई सारी बुक्स आती हैं। कितनी सारी बुक्स आती हैं सर? इतनी ज्यादा है कि तुम खुद कभी पता ही नहीं लगा सकते। कई सारी बुक का नाम तो हम लोग को अब तक पता चलता रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारे पब्लिशर आते हैं, तो बहुत सारी बुक्स आती हैं। तो करना क्या है ना कि जैसे देखो हम ये नहीं कह रहे कि कौन सी बुक अच्छी या खराब है, बुक सब सही है। आज के टाइम में जितनी ज्यादा डाटा है ना लोगों के पास कि वो कई जगह से कंटेंट उठाएंगे तो उनकी बुक अल्टीमेटली अच्छी ही बनेगी। तुमको करना क्या है ना, देखो कोई एक बुक अगर पकड़ लिए कि नहीं सर हम इस बुक से पढ़ रहे हैं, या आप हमको कोई बुक बता दीजिए उससे हम रिकमेंड करके उसको पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ते रहो। देखो एक साल में 50 बुक एक एक बार पढ़ने से कहीं अच्छा है कि एक बुक 50 बार पढ़ो। ये बात समझो भाई, 50 अलग अलग बुक एक एक बार पढ़ोगे उससे कहीं बेहतर है कि एक ही बुक 50 बार पढ़ जाओ। एक ही बुक इतनी बार लगाओ कि एकदम अच्छा हो जाए। जैसे HC वर्मा सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझना हो, जैसे शुरुआत में बहुत दिक्कत होगी उसको कॉन्सेप्ट को पढ़ने में, लगेगा कि सर थ्योरी पढ़ोगे तो तुमको एकदम टफ लगने लगेगा। वो शुरुआत में टफ लगेगा लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली तुमको बहुत स्ट्रांग करेगा फिजिक्स में। तो HC वर्मा तुमको लेनी ही लेनी है कॉन्सेप्ट्स के लिए, थ्योरीज के लिए, इन सब चीजों को लेके। ठीक है, रोज 2-2 पेज पढ़ो, पढ़ते पढ़ते ऐसे मस्त मुंह पे रख के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदत में लो HC वर्मा पढ़ने के। ठीक है, दूसरी बात है कि कोई भी तुम बुक ले सकते हो, लेट से प्रदीप, दिनेश या कोई भी एक बुक ले लो कुछ भी, और उसको लेके एकदम क्लियरली हमेशा पढ़ते रहो। उसको लेके बिल्कुल परेशान होंगे कि नहीं सर कौन सी बुक ले लिए हैं, सब बुक अच्छी है। ठीक है, हम बोले ना ये बात कि कोई एक बुक ले लो, पूरे साल 2 साल 11th-12th की जिंदगी में उसको फॉलो करते रहो। HC वर्मा रिकमेंडेड है, जरूर लेना ही लेना है। और सभी लोग 12th के जितने बच्चे होंगे वो सब के सब एग्जाम आइडिया लेंगे। ठीक है, बोर्ड के करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो CBSE के लिए वो बहुत बेहतर होगा। तो ये इस तरीके से 12th में जाके हम लोग ले लेंगे एग्जाम आइडिया, और 11th में हम लोग के पास HC वर्मा और कोई प्रदीप तो होगी ही होगी। ठीक, ये उसके अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है ना भाई, तो जितने ज्यादा ऐसे कोई भी बुक ले लो, ऐसी बुक लेना जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो, बस यही सबसे जरूरी बात है। जितने ज्यादा क्वेश्चन होगा उतना बेहतर होता जाएगा। तो HC वर्मा थ्योरी के लिए, और कोई भी बुकलेट से ले सकते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रहे, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, देखो क्या लिख रहे हैं, इफ मॉड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल मॉड ऑफ A वेक्टर माइनस B वेक्टर, then find angle between A vector and B vector। चलो भाई वीडियो रोको 2 मिनट के लिए, क्वेश्चन ट्राई कर लो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, A प्लस बी का फॉर्मूला, A माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ और ट्राई कर लो। देखो
अगर मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बात करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है इसका? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वैसे ही अगर हम लोग माइनस के लिए चले, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान देते हैं भाई, दोनों साइड रूट है तो रूट कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये कहानी समझ में आ रही है? बस अब यहाँ से उड़ाना चालू, ये उड़ जाएगा इससे, ये इससे उड़ गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ माइनस 2ab कॉस थीटा है, उधर ले जाके इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4ab कॉस थीटा इक्वल 0। अरे कुछ नहीं बचा, तो 0 ही होगा ना। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोले सर यहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा 0 अपॉन समथिंग, क्या हो जाएगा? 0। किसके कॉस की वैल्यू 0 होती है? तो ये तो कॉस 90 डिग्री का होता है। यहाँ से कॉस कैंसिल कर देंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो उन वेक्टर का चाहे हम प्लस कर ले चाहे माइनस कर ले, दोनों के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आ जाएगा? सेम आएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर ऐसा किया तो बहुत प्रॉब्लम है भाई। देखो, अगर कोई बच्चा ऐसे किया कि रुकिए सर 2ab cos थीटा और माइनस 2ab cos थीटा। अब देखिए सर, जैसे आप इसको उड़ाएं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, पता चला ए बी से ए बी, कॉस थीटा से कॉस थीटा उड़ा दिए, 2 से 2 उड़ा दिए, 1 इक्वल -1 टाइप प्रूफ कर ले। सर खतरनाक हो गया तो क्या मजा आ गया एकदम। और इधर ले आके इसको ऐड कर लिए, पता चला कि अरे सर लीजिए 1 + 1 2 = 0। चलिए सर अब दिल्ली में चला जाए, अब प्रूफ कर लिए, खतरनाक चलेंगे हम लोग, रिकॉर्ड बना लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि अरे सर जैसे इसको कट किए हैं वैसे इसको भी कट कर देंगे। नहीं कट कर सकते, क्यों? क्योंकि कॉस थीटा अननोन क्वांटिटी है ना, तो कॉस थीटा की क्या वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हम उसको बिना वैल्यू जाने कट नहीं कर सकते हैं। देखो ना भाई, सही बात है, अल्टीमेटली हम लोग को क्या मिला? कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। 0 रख के देखो, ये पूरा 0, ये भी 0 हो गया, तो सही हो गया कि नहीं? तो हम लोग अननोन क्वांटिटी कट नहीं कर सकते हैं। एक बात तो कंफर्म था कि ए और बी नॉन जीरो है, ये वैसे तो क्वेश्चन मेंशन करना चाहिए, लेकिन ए और बी नॉन जीरो है। लेकिन अगर कॉस 0 का तो 0 प्रूफ हो गया कि नहीं? ये मतलब इक्वल प्रूफ हो गया। तो अननोन क्वांटिटी ऐसे कट नहीं कर सकते हैं, और ऐसे खतरनाक टाइप का चीज अगर आ रहा है तो बिल्कुल गलत सोच रहा है। ठीक है, इस तरीके से जाना है, और तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? थीटा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलो जैसे देखो, अब किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर ये बताइए कि हम लोग जो अभी a + b निकाल रहे थे, जैसे देखो ए वेक्टर, तुम्हें याद है ना, हम बहुत स्टार्टिंग में हम लोग कुछ बात किए थे। लेट्स से अभी तुम्हें ये समझा देते हैं हल्का फुल्की कहानी। याद आ रहा है पुरानी बातें कि भाई इधर था हम लोग का x एक्सिस, इधर था y एक्सिस, और ऐसे था हम लोगों का कौन? z एक्सिस। ठीक है, बोले हाँ सर सही है, ये तो था। तो ये जो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसको रिप्रेजेंट करने हम लोग क्या बोले थे? i कैप। इसको रिप्रेजेंट करने के हम लोग क्या लेके आए थे? j कैप। और इसको रिप्रेजेंट करने के हम लोग क्या लेके आए थे? k कैप। ये बात समझ में आ रही? बोले हाँ सर लेके आए थे। तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड दिया, एंगल दिया, ये सब वो सब कर रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन क्यों नहीं आया? इस तरह का क्वेश्चन इसलिए नहीं आया क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है भाई। इस तरह के प्रॉब्लम कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे, मतलब गजब ही बात निकल गई नहीं। इस तरह के प्रॉब्लम ना एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं। जैसे सुनना, जैसे हम बोले इफ ए वेक्टर इक्वल i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, एंड b वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप या माइनस 2k कैप, ऐसे लिखा हुआ है। अब मान लेते किसी बच्चे के दिमाग में आया, किसी के यहाँ पे कैसे कि बताओ a वेक्टर प्लस b वेक्टर कितना होगा? सोचो, रुको वीडियो 1 मिनट के लिए, सोचो ध्यान से, चलो बताएं। देखो सुनना, बोले सर क्या बात क्वेश्चन कर रहे हैं आप
ए प्लस बी करना तो आई में आई को जोड़ेंगे, जे में जे को जोड़ देंगे, के में के को जोड़ देंगे। आई प्लस आई कितना हो जाएगा, बोले 2i कैप, 2j माइनस 2j कैंसिल तो जीरो आ जाएगा, ये तो 0j कैप मतलब जीरो ही बच गया, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो अब फिर इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस ऑफ के कैप आएगा। अरे बोलो भाई नॉर्मल बात, मान लो अरे सर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बताइए कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना आएगा। बोले सर ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। अगेन कैसे, बोले ए में से बी को माइनस करना, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अरे साइन बदल देते हैं ना, आई माइनस आई 0, 2j कितना आ जाएगा प्लस ऑफ 4j कैप, के और 2k कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 3k कैप, खत्म। बोलो भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन। मान लो पूछा गया चलो बताओ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कितना होगा, तो सबसे तरीका क्या है कि तुम गधैया गोल टाइप कर लेते हैं कि चलिए पहले पूरा लिख लेते हैं, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली फिर क्या लिख लेते हैं, माइनस ऑफ ए वेक्टर को लिख लेते हैं, ए वेक्टर कितना, आई कैप 2j कैप और k कैप, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ 2j कैप और माइनस ऑफ k कैप, ये ऐसे उड़ जाएगा। फिर क्या आएगा, माइनस 2j कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 4j कैप और माइनस ऑफ 3k कैप। चलो यहाँ ध्यान दो, a माइनस बी कितना आया है बताओ, a माइनस बी आया है 4j कैप प्लस 3k कैप, और b माइनस ए कितना आ गया है माइनस 4j माइनस 3k। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक पता होता, चाहे a माइनस बी पता होता चाहे b माइनस ए, तो अगले वाले को पता करने के लिए केवल क्या कर लेते, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते, एकदम इजीली आ जाता, ठीक है। और प्लस के लिए तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। कहानी समझ में आ रही है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक आध क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसीलिए हम ये बोले ना कि इस तरह के क्वेश्चन जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं वो कभी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आ गया तो खुश हो गए, अरे पहले तो खूब खुश हो गए, वाह 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 मजा ही आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर सॉल्यूशन चालू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम श्योर एंड सर्टेन बनेंगे, क्योंकि केवल आई में आई को जोड़ना होगा अगर एडिशन है, और अगर सब्ट्रैक्शन है तो आई में से आई को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस ऑफ k कैप, बी वेक्टर है मान लो कितना, j कैप प्लस 2k कैप, ये है। हम बोले चलो बताओ a प्लस बी कितना होगा भाई, बोले अरे सर रुक जाइए कर लिया जाए, आई में आई को, जे में जे को और के में के को। बोले सर यहाँ तो आई कैप दिख ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, अरे हम इस बी वेक्टर को 0i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप भी लिख सकते हैं कि नहीं, बात समझ में आ रही। बोले हाँ सर, तो देखो a में b को ऐड कर रहा है, कितना आ जाएगा ये 2i कैप, ठीक है। a में b को ऐड कर देते हैं, j माइनस जे कितना आ जाएगा 0, ठीक है। फिर k में k को कितना आ जाएगा प्लस ऑफ 3k कैप, तो कितना आ गया 2i कैप प्लस 3k कैप। ये बात समझ में आ रही। बोले हाँ सर ये तो सही है। अच्छा सिमिलरली अगर हम लोग a वेक्टर माइनस b वेक्टर कर ले, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, देखो साइन बदलते, माइनस माइनस माइनस, देखो कैंसिल, 2i माइनस 0i तो केवल 2i कैप आ जाएगा। हम बोले माइनस j तो माइनस 2j हो जाएगा ये तो। फिर हम बोले कि k माइनस 2k तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ k कैप। अब किसी के दिमाग में कि सर b वेक्टर माइनस a वेक्टर बताते ना, तो यहाँ तो बस माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसी चीज को उल्टा पुल्टा करके लिख लो, क्या आ जाएगा माइनस 2i प्लस 2j और प्लस k कैप। बात समझ में आ रही है, एकदम सिंपल स्टोरी है। तो बोले हाँ सर ये तो सही है। एक आध और कर लेते भाई, हम लोग का सेकंड था। थर्ड मान लो a वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, एंड b वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ j कैप प्लस ऑफ आई कैप। मान लो ऐसा कुछ लिखा, आगे पीछे कुछ भी घुमाने की जबरदस्ती कोशिश करेंगे, इसमें ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं पूछ सकते हैं। अगर बोला जाए कि चलो बताओ a प्लस बी कितना, आई में आई को, जे में जे को और के में के को ऐड करेंगे, i प्लस आई कितना आ जाएगा 2i कैप, जे इधर है ही नहीं तो केवल माइनस j कैप, इधर k नहीं है तो सिंपली कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 2k कैप, खत्म। अब मान लो किसी के दिमाग में आए कि रुकिए सर a वेक्टर माइनस b वेक्टर बताइए,
ये सब ना वीडियो रोक के 1-1, 2-2 मिनट का ट्राई करते जाओ। अगर हम पिछले क्वेश्चंस में नहीं बोले तो तुम्हें दिमाग लगा कर रखना है भाई, ये तो बहुत नॉर्मल सी बातें थी। वीडियो रोको, खुद से ट्राई करते जाओ, ठीक है। माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस, तो अगर हम लोग ए माइनस बी लिखेंगे, आई माइनस आई तो 0 प्लस जे कैप और माइनस ऑफ क्या रहेगा 2k कैप। तो अगर मान लो किसी दिमाग में आए कि सर b माइनस ए बताइए थोड़ा, तो b माइनस ए कैसे करेंगे, बोले इसका केवल साइन पलट देंगे। साइन कितना आ जाएगा माइनस जे कैप और प्लस ऑफ 2k कैप। बात समझ में आ रही है। इस तरह से चाहे जितने भी हम क्वेश्चन पूछेंगे ना तो एकदम इजिली सॉल्व हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ तक तो हम लोग बात कर दिए हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम हम लोग सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, कुछ उसके बारे में सीखेंगे, डायरेक्शन के कुछ बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे किस पर, मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। तो बस करो, यहाँ तक के लिए रिवाइज कर लो अच्छे से। ये समझ लो कि हम लोग का आखिरी लेक्चर था जहाँ हम लोग प्लस और माइनस सीखे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मेनली जो फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पे करेंगे। ऑल्दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो 1 डायमेंशन में भी पढ़ेंगे तो 2-2 बार हो जाएगा तो सही हो जाएगा वो, ठीक है। तो चलो बस करते हैं, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।